द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। सेंटेंस करा, द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन बढ़ाने की तरीका, प्रोडक्शन जो उत्पादन है उसको बढ़ाने की तरीका, किसकी प्रोडक्शन बढ़ाने की, भोजन की। तब फूड जो है ना आपका एक फूड मटेरियल नाउन में आता है, फूड हमारा मटेरियल नाउन में आता है, फूड हमारा मटेरियल नाउन में, और मटेरियल नाउन के पहले, मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। मटेरियल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मटेरियल नाउन के पहले किसी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे भाई, द को हटा देंगे। मटेरियल नाउन के पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, द हटा देंगे। द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड, तो द को हटा देंगे। भोजन की प्रोडक्शन, भोजन के उत्पादन में वृद्धि की तरीका, भोजन जो प्रोडक्शन होगा, भोजन की जो प्रोडक्शन आएगा उसकी प्रोडक्शन में वृद्धि की तरीका जो है इज टू ब्रिंग, उसे लाना है, मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन, मतलब कृषि कार्य के योग लाना हुआ है। कृषि कार्य के तहत ज्यादा से ज्यादा भूमि को कृषि कार्य के योग बनाना पड़ेगा, कृषि कार्य के तहत लाना पड़ेगा, तभी भोजन का प्रोडक्शन में वृद्धि होगा। यानी भोजन उत्पादन में हमें वृद्धि करने के यदि तरीका लाना है, उसमें अपनाना है, तो कन्फर्म है कि ज्यादा से ज्यादा भूमि को कल्टीवेशन के तहत लाना है, कृषि कार्य योग भूमि बनाना पड़ेगा। यानी राइट आंसर आएगा फूड, और फूड के पहले आर्टिकल नहीं लगाते, फूड नहीं बल्कि मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड आपका मटेरियल नाउन हो गया, राइस आपका मटेरियल नाउन हुआ, वाटर आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो ये सबके पहले आप कन्फर्म है कि आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे वाटर इज कलरलेस, वाटर इज कलरलेस। रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, मैं तो रूठ जाऊंगा तो आहे भरोगे, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जा। यदि इस तरह से हम सेंटेंस लिखेंगे तो जाहिर सी बात है गलत हो जाएगा। ध्यान देंगे थोड़ा सा क्वेश्चन पर, थोड़ा ध्यान भटक जाता है ना। वाटर इज कलरलेस सही होगा, लेकिन द वाटर इज कलरलेस गलत हो जाएगा। पानी क्या है भाई, रंगीन होते हैं। तो ठीक जितने भी मटेरियल नाउन आएगा आपका, जितने भी मटेरियल नाउन आएगा सब के सब आपका विदाउट आर्टिकल का आएगा, आर्टिकल का यूज आप उसके साथ नहीं करेंगे। द गर्ल वॉज इंटेंटली, इंटेंटली मैंने होता है इरादा पूर्वक, इरादा पूर्वक, इंटेंट मैंने होता है इरादा। लिखा हुआ द गर्ल वॉज इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विथ ए प्रैक्टिस हैंड। सेंटेंस थोड़ा फिर से समझेंगे, थोड़ा मेंस का क्वेश्चन है। द गर्ल वॉस्ट, वॉस्ट देखी, उम्मीद जता, इरादा पूर्वक देखिए, इरादा पूर्वक देखिए एज द मॉडल, चूंकि यह एज कंजक्शन का काम करेगा। द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप, जो मॉडल थी, मॉडल मतलब होते नमूना, जो भी नमूना थी वो अपने मेकअप को, मेकअप अप्लाई किए, मेकअप लगा ली। विथ ए प्रैक्टिस हैंड, उनकी जो प्रैक्टिस हैंड था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, विथ ए प्रैक्टिस हैंड लिखा हो, प्रैक्टिस विथ ए स्किल्ड हैंड होता है, विथ ए स्किल्ड होता है, विथ ए स्किल्ड हैंड होता है। देखिए प्रैक्टिस जो होता है ना, दरअसल वो नाउन होते हैं। यदि हम प्रैक्टिस लिखते हैं, प्रैक्टिस यस, तब ये हमारा वर्ब होता है, और यहाँ ईडी लगा हुआ है, तो ईडी हम उसी शब्द में लगाते हैं जो हमारा नाउन नहीं बल्कि वर्ब कहलाता है। नाउन के साथ तो ऐसे भी ईडी नहीं लगेगा। V1 V2 V3 फॉर्म किसका होगा, वर्ब का होगा, नाउन का तो हो ही नहीं सकता। तो वही सेंटेंस हमें यूज करना है। विथ स्किल्ड हैंड होता है, स्किल जो होते हैं ना, अपनी मेहनत से स्किल लाते हैं, स्किल को सीखा जाता है, प्रैक्टिस तो अनुभव से आता है। इफ इज ए मिलियनेयर, काश वह अरबपति होता, काश वह खरबपति होता। यहाँ इफ आपका कंडीशनल सेंटेंस को शो करेगा, कोरी कल्पना पर आधारित शो करेगा। जहां भी इफ आएगा वो कोरी कल्पना पर आधारित सेंटेंस रहेगा। जो भी इफ आएगा वो कोरी कल्पना पर आधारित सेंटेंस को हम इफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, इफ। कोरी कल्पना आधारित रहेगा तो इफ कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा,
तो इफ के बाद जो सेंटेंस आपको दिखेगा, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, उससे कोई मतलब नहीं होगा। जब भी आएगा तो वर्ब हमेशा वर का इस्तेमाल करेंगे, यानी इसका फाइनल आंसर बनेगा इफ ही वर अ मिलियनेयर। काश मैं लाखपति होते, काश मैं खरबपति होते, काश मैं खरबपति होते तो ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट में मदद किए होते, होते तब ने, न था न बकिया। तो इफ ही वर अ मिलियनेयर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट, यानी राइट आंसर आपका ये होगा। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर रहे चाहे प्लुरल, उससे मतलब नहीं है, हमेशा वर आएगा। द प्राइम मिनिस्टर along with his cabinet colleagues have been welcomed by the chief minister at a formal ceremony। नियम यह कहता है कि यदि दो या दो से ज्यादा नाउन या दो नाउन जहां जहां भी आपको आएगा, जब जब आपको दिखाई देगा दो नाउन, और दो नाउन के बीच आपको जब जब जोड़ने के लिए आएगा as well as, या along with, या along with, या together with, या together with and not, but not, है ना। जहां जहां आपको आएगा दो नाउन को जोड़ने के लिए as well as, along with, together with and not, but not, जब भी दो नाउन को जोड़ने के लिए काम करेगा तो ये समझ जाना भली भांति कि जब भी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो ये पहले वाले के अनुसार वर्ब आएगा। जब भी वर्ब आएगा तो ये पहले वाले पर डिपेंड करेगा कि वर्ब वो आपका सिंगुलर होगा या प्लुरल फॉर्म होगा। ठीक है, ये जो वर्ब आएगा वो कंफर्म समझ में आना चाहिए कि ये वर्ब आपका सब्जेक्ट किस पर निर्भर करेगा। जब भी वर्ब इस्तेमाल करेगा तो पहले वाले पर अनुसार होगा, जब भी आएगा तो पहले वाले पर अनुसार हम यूज करेंगे, किसका, वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया। अब बताइए कि यहाँ लिखा था प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज कैबिनेट कलीग्स, प्रधानमंत्री के साथ साथ उसके मंत्रीगण। तो प्राइम मिनिस्टर के अनुसार हैव बीन नहीं आएगा, हैज बीन आएगा। हैज बीन वेलकम बाय द चीफ मिनिस्टर एट ए फॉर्मल सेरेमनी। फॉर्मल सेरेमनी जो था उसमें मुख्यमंत्री ने उन दोनों को स्वागत किया, कैबिनेट मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री को भी स्वागत किया। द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक एज इफ शी हैज ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी। इसका क्वेश्चन हम आपको पहले भी हम पढ़ाए थे। ये नियम चलता है, एज इफ का नियम चलता है, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। नियम होता है एज इफ, या हम बात करते हैं एज द का, एज इफ या एज द का हम बात करते हैं। तो एज इफ अथवा एज द जो हम लोग को पढ़ने के लिए आता है, एज इफ या एज द के बाद सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो जाए, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लुरल फॉर्म रहे, इसमें दो तीन फॉर्मेट का हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। एक तो वर का इस्तेमाल करेंगे या फिर हम वे टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके पहले जो सेंटेंस आता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस का कोई टेंस रहता है, प्रेजेंट टेंस रहेगा। फर्स्ट वाला जो रहेगा वो आपका प्रेजेंट फॉर्म शो करेगा, प्रेजेंट टेंस रहेगा तो अगला आपको पास्ट टेंस ले लेगा। लेकिन अगला विकल्प इसका चेंज हो जाता है, जैसे ही ये सिंपल पास्ट टेंस आएगा, यदि अगला टेंस आपका सिंपल पास्ट टेंस होगा तो इसके बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा एज इफ या एज द। एज इफ या एज द के बाद जो सेंटेंस आएगा वो परफेक्ट हो जाएगा, यानी वो हैड प्लस V3 हो जाएगा, वो हैड प्लस V3 हो जाएगा। एक आएगा सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा आपका चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा। एक आपका सिंपल पास्ट टेंस आएगा तो ये कन्फर्म है कि पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कोई सेट देखिएगा एरर का तो इसका डिटेल हम आप लोग को पढ़ा दिए थे एक बार पूरा डिटेल इसको हम बताए थे। तो एक सिंपल पास्ट टेंस एज इफ या एज द के बाद सब्जेक्ट हैड प्लस V3 आएगा। द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक, राजनीतिक उम्मीदवार इस तरह से बात किया, इस तरह से भाषण दिया, इस तरह से बात किया मानो कि, एज इफ के बाद सी के बाद है जाएगा, हैड होनी चाहिए, हैड ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी। ऐसा बात किया मानो कि प्रेसिडेंसी पहले चुन लिया गया, प्रधान पहले चुना गया ऐसा लग रहा है,
ऐसा लग रहा है कि पहले वो प्रधान चुना गया, तो हैज नहीं हैड होगा। एज इफ या एज द का नियम बराबर आते रहता है। सेवरल गेस्ट, सेवरल के बाद जब भी नाउन आएगा तब प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, बिल्कुल सही है। सेवरल गेस्ट सही लिखा हुआ। नोटिस्ड मिस्टर शर्मा कोलैप्सिंग इन हर चेयर एंड गास्पिंग फॉर ब्रेथ। सेवरल गेस्ट, सेवरल के बाद आपका प्लूरल नाउन बिल्कुल सही लिखा हुआ। सेवरल, फेरियस, सेवरल, फेरियस के बाद नाउन प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए। चलो भाई ठीक है, प्लूरल फॉर्म लिखा हुआ है। नोटिस, इसके बाद हम देखते हैं नोटिस लगा हुआ। नोटिस वर्ब जो आता है, सी, लुक, वॉच, नोटिस, नोटिस, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, है ना। से, लुक, नोटिस, वॉच, ऑब्जर्व, ये सब के बाद कीप, फाइंड, ये सब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये सभी के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि आगे इसका V4 का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। सी, लुक, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, कीप, फाइंड, ये वर्ब कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके बाद ये V4 आता है। ये जो V4 होता है ना, दरअसल पार्टिसिपल कहलाता है। पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल कहलाता है, और सारे पार्टिसिपल जो होते हैं एडजेक्टिव का काम करता है। तो सी, लुक, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, कीप, फाइंड के बाद जब भी वर्ब आएगा तो V4 आएगा, मतलब ये पार्टिसिपल के तहत आएगा। पार्टिसिपल के पहले हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करते हैं। पार्टिसिपल के पहले ऑब्जेक्टिव केस का हम यूज करेंगे। पार्टिसिपल के पहले ऑब्जेक्टिव केस का हम यूज करते हैं। अब देखिए, तो लिखा सेवरल गेस्ट नोटिस, मिस्टर शर्मा यहाँ ऑब्जेक्ट का काम करेगा, मिस्टर शर्मा। उसके बाद V4 होना चाहिए, तो देखिए कोलैप्सिंग V4 दिख रहा, कोलैप्सिंग इन हिज चेयर। एंड का काम है दो समान शब्द को जोड़ना, तो एंड के पहले V4 है तो एंड के बाद भी V4 आएगा। कोलैप्सिंग इन हिज चेयर, गास्पिंग फॉर ब्रीथ, यानी सेंटेंस पूरी तरह से सही है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं सेंटेंस में, नो एरर आएगा। बाकी रूल और रेगुलेशन आपको दिख रहा है। दिस इज आवर सेकेंड रिमाइंडर, दूसरी बार याद दिलाया गया। एंड वी आर मच सरप्राइज्ड, और हम आश्चर्य व्यक्त करते हैं, हमें आश्चर्य होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। एट रिसीविंग नो आंसर फ्रॉम यू, आपसे जब कोई जवाब नहीं मिलता है तो मुझे आश्चर्य होता है, मैं सरप्राइज, दंग रह जाता हूँ। कह रहा मैं आपको 2 बार याद दिलाया, मैंने आपको 4 बार याद दिलाया, मैंने आपको 10 बार याद दिलाया कि भाई मेरा पैसा रिटर्न कर दो, और इसके बावजूद भी आपसे कोई भी आंसर नहीं आता, आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे, मैं दंग रह जाता हूँ। सेंटेंस देखिए, दिस इज आवर सेकेंड रिमाइंडर, यह दूसरी रिमाइंडर है, दूसरी बार हम याद करते हैं। एंड वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग, सरप्राइज्ड एट बिल्कुल सही है, एट के बाद बिफोर सही है, नो आंसर फ्रॉम यू, आपसे कोई उत्तर ना प्राप्त करके आश्चर्य व्यक्त करता, बड़ा आश्चर्य व्यक्त करता हूं। देखिए सरप्राइज के पहले मच लगा हुआ, जनरली तौर पर नियम कहता है पास्ट पार्टिसिपल, समझिएगा, पास्ट पार्टिसिपल जनरली तौर पर नियम होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल डेट मीन्स V3, पास्ट पार्टिसिपल डेट मीन्स कहेंगे V3, यानी V3 के पहले हम यूज करते हैं मच का, ठीक है भाई। लेकिन V4 जैसी आएगा, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल डेट मीन्स V4, और जहां V4 आएगा उसके पहले हम वेरी लगाते हैं, ये जनरली नियम आप लोग जानते हैं। मच का यूज हम जब जब करेंगे, मच का यूज हम जब जब करेंगे तो V3 रहेगा, मतलब पास्ट पार्टिसिपल के पहले मच लगा दो, प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले वेरी लगा दो, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शनल रूल आपको आप ध्यान रखिएगा हमेशा, कुछ एक्सेप्शनल रूल आपको आएगा हमेशा, जैसे ध्यान देते इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड,
टायर्ड, shocked, pleased, pleased, सरप्राइज्ड, है ना, अमेज्ड, शॉक्ड। ये सभी ऐसे भी थ्री आपको दिखेगा जिसके पहले या तो इस्तेमाल करेंगे या फिर वेरी मच का इस्तेमाल करेंगे, या वेरी इस्तेमाल करेंगे या फिर वेरी मच का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मच केवल नहीं आएगा। देखने में तो आपको भी थ्री लग रहा होगा, लेकिन दरअसल ये मूल रूप से एडजेक्टिव का काम करेगा। इंटरेस्टेड, टायर्ड, शॉक्ड, प्लीज्ड, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, शॉक्ड के पहले वेरी या वेरी मच का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ यूज करेंगे, आपका मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ यूज करेंगे वेरी का यूज करेंगे। किसका? वेरी या फिर वेरी मच यूज करेंगे। वेरी यूज करिए या वेरी मच यूज करिए। द फर्नीचर्स होगा या द फर्नीचर होगा? द फर्नीचर या द फर्नीचर्स? फर्नीचर में यस हटा देंगे, सही रहेगा। यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटर। आपको हमेशा अपने मेंटर के प्रति आभार प्रकट करनी चाहिए। अभी हो रहा, मेंटर गांगुली, मेंटर धोनी। आपको अपने मेंटर के प्रति हमेशा आभार प्रकट करनी चाहिए। देखिए, ऑलवेज हमारा एडवर्ब है। ऑलवेज हमारा क्या है? एडवर्ब है। ऑलवेज, है ना, ऑलवेज, नेवर, नॉट, नॉट, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, है ना, वेरली, ये सारा एडवर्ब है। ये सारा क्या है? एडवर्ब है। इसका प्रयोग हम लोग सहायक क्रिया के ठीक बाद करते हैं। सहायक क्रिया के ठीक बाद हम प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया के ठीक बाद, चाहे सेंटेंस हो एक्टिव हो या पैसिव हो, ऑलवेज, नेवर, नॉट, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली, ऑफन, ऑफन, यूजुअली, यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, समटाइम्स, ये सब का यूज हम, ये सब एडवर्ब में आता है। इसका यूज हम सहायक क्रिया के ठीक बाद करते हैं। मतलब कहने का मतलब बी ऑलवेज नहीं, बल्कि ऑलवेज बी होनी चाहिए। ऑलवेज बी राइट आंसर आएगा। ऑलवेज बी सही होनी चाहिए, यानी शुड के बाद ऑलवेज होनी चाहिए। सेज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, वह उन अच्छे माओ में से एक है। सेज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड। मतलब जितने माँ यहाँ तक, मदर्स यहाँ आप तक रहे हैं, उनमें से वो सबसे श्रेष्ठ में से एक है। तो नियम ये कहता है कि वन ऑफ के बाद द आर्टिकल, भाई साहब लिखा हुआ है, सुपरलेटिव लिख दिया। सुपरलेटिव वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल फॉर्म चाहिए, सही है। मदर हमारा सजीव में आएगा, सजीव है तो हु रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, परंतु द सुपरलेटिव है। द सुपरलेटिव, द ओनली, द सेम, द फ्यू। नियम कहता द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, the little, the same, the superlative, the superlative adjective। नियम कहता है the only, the few, the little, the same, the superlative। ये सब के बाद हम जब भी यूज करेंगे तो डायरेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, चाहे सजीव रहे चाहे निर्जीव रहे, चाहे मेन ग्रुप का रहे चाहे फीमेल रहे चाहे मानव जाति का रहे, कुछ भी रहे, आपको डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। द सेज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, डायरेक्ट यहाँ सही है, रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल सही है, लेकिन नियम कहता है कि अपने पहले वाले नाउन पर डिपेंड करता है कि वर्ब कैसा होगा। मदर्स के अनुसार डिपेंड करेगा, मदर्स पर तो हैज नहीं बुड़बक, हैव राइट आंसर आएगा। हैज नहीं बल्कि हैव आएगा। जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज, लिखा हुआ जॉन, आई एंड हरी। ये तो 231 पर हम यूज करेंगे। एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर यूज करेंगे तो 231 होनी चाहिए।
तो लिखेंगे जॉन, हैरी एंड आई, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। जॉन, हैरी एंड आई। या फिर कोई ऐसे लिख सकता है ना कि पहले हरी को लाना चाहता है भाई, तो लिख सकता है जॉन, हरी, जॉन एंड आई। अब चाहते हैं कि इस तरह से लिखना तो लिख सकते हैं, दोनों सही है, दोनों सही। जैसे नियम होता है 2-3-1 का, नियम चलता है 2-3-1 का। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड पर्सन हमें शुरू में लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन लिखना पड़ता है, जो लिखते आप ही सी लिखते हैं। या फिर कोई राम रहीम नाम आ गया, राम रहीम जो नाम रहेगा, आई फर्स्ट पर्सन हो गया। अब यहाँ देखिए कि फर्स्ट पर्सन यहाँ है, सेकेंड पर्सन है ही नहीं। जब सेकेंड पर्सन नहीं है तो हमें 3-1 से काम चलाना पड़ेगा। 3-1 कहने का मतलब हुआ कि फर्स्ट पर्सन आपको हर हाल में लास्ट में लिखना पड़ेगा। अब ये दोनों थर्ड पर्सन है, ये दोनों थर्ड पर्सन, तो जिसको आप आगे लिखना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। जिसको आप आगे पीछे लिखना चाहते हैं इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्स्ट पर्सन लास्ट में ही लिखना पड़ेगा। उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा। नीदर द माउस, नोर यहाँ होना चाहिए, नोट नहीं नोर होना चाहिए, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ, सुधार लेंगे यहाँ। नीदर द माउस नोर द लायन, यानी यहाँ नियम कहता है कि ये नियम होते नाइदर, नोर, आइदर और नजदीक वाले नाउन पर डिपेंड करता है। वर्ब हमेशा नजदीक वाले पर डिपेंड करता है कि वर्ब कैसा आएगा, तो लायन के अनुसार हो जाएगा। जैसे नियम कहता है नीदर, नोर, ईदर, ईदर और not only but also अथवा और, ये तीन फंक्शन हम लोग का चलता है कि नीदर, नोर, ईदर और नॉट ओनली बट आल्सो अथवा और। जहां जहां दो नाउन से जुड़ा रहेगा, जहां जहां दो नाउन से जुड़ा रहेगा वहां आपको ये चीज देखना पड़ेगा, जिसके अनुसार से वर्ब आएगा नजदीक वाले के अनुसार वर्ब लेगा हमेशा। यदि हम यहाँ वर्ब लिखेंगे तो इस नाउन पर डिपेंड करेगा कि ये वर्ब कैसा होगा। यदि ये नाउन सिंगुलर तो ऑटोमेटिक सिंगुलर लेगा, यदि ये नाउन प्लुरल तो ऑटोमेटिक ये प्लुरल वर्ब लेगा। लेकिन समस्या एक और हो जाता है कि यदि सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना दे, नीदर, नोर, ईदर और नॉट ओनली बट आल्सो और, दो नाउन से जुड़ा रहेगा, वर्ब यदि हम यहाँ लिखेंगे तो नजदीक नाउन ये कहलाएगा। यदि सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वर्ब ऑटोमेटिक यहाँ लिखाएगा। यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तो वर्ब यहाँ लिखाएगा, तो इसके अनुसार फिर वर्ब आना शुरू हो जाएगा, फिर इसके अनुसार वर्ब हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जब नीदर, नोर, ईदर और नॉट ओनली बट आल्सो अथवा और से जब दो नाउन जुड़ा रहे तो वर्ब का प्रयोग नजदीक वाले नाउन के अनुसार होता है। वर्ब का प्रयोग नजदीक वाले नाउन पर डिपेंड करता है। आफ्टर क्या है? कंजक्शन है। आफ्टर क्या है? कंजक्शन है। नियम कहता है, सबसे पहले ये जानिए कि विल के बाद कभी V5 हो ही नहीं सकता। जितने भी मॉडल वर्ब है, जितने भी मॉडल वर्ब आएगा, जितने मॉडल वर्ब्स आएगा, सब के बाद हमेशा हमेशा V1 आता है, हमेशा V1 का इस्तेमाल करते हैं। सारे मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा V1 आता है। आफ्टर यू विल रिटर्न, इसका मतलब रिटर्न तो हो नहीं सकता है, यस तो लग नहीं सकता। नियम अगला कहता है कि आफ्टर हमारा कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद बिल से लगाना पाप लगेगा, आपको मूर्खता होगा, यानी इसका आंसर ये आएगा। और राइट आंसर सुधारेंगे आफ्टर, आफ्टर यू रिटर्न, ये फाइनल आंसर ये नंबर आएगा। जैसे इफ, इन केस, अनटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, ये सब कंजक्शन के बाद बिल से आप नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ गलती लिख रहा है। जब आप दिल्ली से लौटेंगे तब मैं आपसे अवश्य मिलूंगा, लौटने के पश्चात मैं आपसे जरूर मिलूंगा। यहाँ थोड़ा सा लग रहा है ना कि आफ्टर के स्थान पर वेन लगा दो ना तो और सुटेबल अर्थ बैठ जाएगा। गलती तो एक ही आएगा, लेकिन ये सुटेबल अर्थ बैठाइए। इसमें देखिए, जानते क्या करें, आफ्टर के स्थान पर वेन लगा दो, ज्यादा सुटेबल अर्थ बैठ रहा। वेन यू रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली, जब आप न्यू दिल्ली से लौटेंगे तब मैं आपसे जरूर मिलूंगा, मैं आपसे अवश्य मिलूंगा। यहाँ टाइम शो कर रहा, और जहाँ टाइम शो करता है ना वहाँ वेन सुटेबल करता, वेन टाइम बताता। वेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर के बाद किसी भी फॉर्मेट में बिल सेल नहीं आता, वो तो बात सही था। लेकिन आफ्टर यहाँ इसलिए नहीं आएगा कि पश्चात आ रहा,
इसलिए यहाँ वेन ज्यादा सुटेबल होगा आपका। बोलिए, वेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटे थे, जब मैं छोटे थे, बच्चे थे, आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टैम्प्स एज ए हॉबी। जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टैम्प्स एज ए हॉबी। थोड़ा सा सेंटेंस पर गौर फरमाइएगा। जब गांव में रहते थे, ध्यान दीजिएगा, जब गांव में रहते थे तब पूरा गुल्ली डंडा खेला करते थे। यहाँ क्या हुआ कि ये पास्ट की हैबिट शो कर रहा, थोड़ा समझिएगा बात को। पास्ट की हैबिट शो कर रहा, कह रहा कि जब गांव में रहते थे तब, है ना, तब गुल्ली डंडा खेला करते थे। जब गांव में रहते थे तब बकरी चराया करते थे। बात समझाएगा? ठीक उसी प्रकार से हम सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारा सेंटेंस आएगा, जब मुंबई में रहते थे तब सप्ताह में एक बार मूवी देखते थे। तो ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं कि पास्ट की कंप्लीट एक्शन शो करता है। पास्ट की कंप्लीट एक्शन शो करता थी, पास्ट की हैबिचुअल बताता है। पास्ट की हैबिचुअल जितना भी हैबिट आएगा, यदि प्रेजेंट की हैबिट आएगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट की हैबिट आएगा तो सिंपल पास्ट टेंस होगा। तो वही सेंटेंस कह रहा कि व्हेन आई यंग, जब हम छोटे थे, तो आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टैम्प्स एज ए हॉबी। करा स्टैम्प्स, स्टैम्प्स मैंने टिकट को संग्रह, टिकट को संग्रह किया करते थे। टिकट होता है ना, स्टैम्प्स, टिकटों को संग्रह किया करते थे। बच्चा आप लोग भी हो गए, छोटे छोटे जब आप लोग होंगे तो क्या करते होंगे कि मैंने कोई सामान मार्केट से खरीद कर आया होगा, मार्केट से वस्तु आता है ना खरीदेगा, जब जब बाजार से वस्तु आता है तो क्या करते होंगे आप, उसका जो ढोका रहता है उसको संगार के रखते हैं, खिलौना के लिए, खेलने के लिए, या ऐसे झूठ मूठ के गाड़ी बनाने के लिए, मैंने उसको संगार के रखा जाता है। पता नहीं लगता, अजूबा लगता है, उस समय का अजूबा लगता है। तो समझ में आ गया? व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टैम्प्स एज ए हॉबी, बिल्कुल सही है, नो करेक्शन। यूज्ड टू प्लस V1 जो होता है वो हैबिचुअल यूज करता है, यूज्ड टू प्लस V1 होता है। पास्ट की हैबिट बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। पास्ट की हैबिट बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। यूज्ड टू प्लस V1, यूज्ड टू प्लस V1, या वी यूज्ड टू प्लस V4, या गेट यूज्ड टू, या गेट यूज्ड टू प्लस V4। यूज्ड टू प्लस V1, वी यूज्ड टू प्लस V4, गेट यूज्ड टू प्लस V4, ये प्रोसेस इसका चलते रहता। लेकिन यहाँ तो यूज्ड टू है तो V1 से काम चलाइए। वी हैव डिस्कसिंग, अब बताइए इस टेंस में क्या यूज करें, हैज या हैव या हैड। हैज या हैव या हैड के बाद V1 आएगा, V3 आएगा। हैज या हैव या हैड के बाद V3 चाहिए, यहाँ डिस्कसिंग नहीं बल्कि डिस्कस्ड हो जाएगा, डिस्कस्ड हो जाएगा, ठीक है, डिस्कस्ड हो जाएगा। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द नॉन मैकेनिज्म टू फिजिकल ग्रोथ। देखिएगा, हैज या हैव या हैड के बाद जब भी आएगा तब V3 फॉर्मेट आएगा, क्योंकि कंप्लीट एक्शन शो करता है। हैज या हैव प्लस V3 जहां जाएगा वो कंप्लीट एक्शन शो करेगा, एकदम पूरी तरह से फिनिश कर देगा। तब वी हैव डिस्कसिंग नहीं बल्कि डिस्कस्ड हो जाएगा। ऑल द नॉन मैकेनिज्म टू फिजिकल ग्रोथ, हम फिजिकल ग्रोथ की सभी जान पहचान जितने भी जानकार मैकेनिज्म था सबके बारे में हम तर्क वितर्क किया, सबके बारे में डिस्कस किया। चिल्ड्रेन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट, एंजॉय, बात समझेंगे इसका, एंजॉय, एंजॉय के बाद B4, एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट, एंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना, एंजॉय के बाद V4 ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ये तीन फॉर्मेट हमेशा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो बराबर आते रहता है, एंजॉय वाला क्वेश्चन इसमें आते रहता है, तो तीनों याद रखिएगा, या तो एंजॉय के बाद V4 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तीनों में से जो इच्छा रहेगा आपको यूज करने के लिए एग्जामिनर पूछ देगा, लेकिन डबल कोई नहीं होगा, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकता ना, ये दोनों एक साथ रहेगा, कोई एक रहेगा। तो एंजॉय लिसनिंग टू, लिसन टू होता है, लिसन टू ध्यान पूर्वक सुनना, लिसन टू
ध्यान पूर्वक सुनना। चिल्ड्रेन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरी। बच्चे क्या है ना, भूतों की कहानियों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, ध्यान से भूत की कहानी को सुनते हैं। स्पेशली खास तौर पर हॉलोवीन नाइट को। हॉलोवीन नाइट को मतलब ये हुआ, हॉलोवीन नाइट बता रहा है कि जो अंधेरी रात होता है, डरावना वाला रात होता है, उस दिन तो और ज्यादा सुनता है। अब बताइए इसमें क्या बना दे, बोलिए। देखिए, चिल्ड्रेन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरी नहीं होगा, घोस्ट स्टोरी होगा, भूतों की कहानियां। दो नाउन एक साथ नहीं होते, ध्यान दीजिएगा। दो नाउन एक साथ यूज नहीं करते, दो नाउन हम एक साथ यूज नहीं करेंगे। यदि यूज हुआ रहे तो कंफर्म आप कहते हैं कि सर पहले वाले नाउन के साथ आप स्ट्रॉफ लगा दीजिए। चलो भाई मैं लगा देता हूँ, लगा दिया। जहां जहां दो नाउन आपको एक साथ मिलेगा, जहां जहां आपको एक साथ दो नाउन दिखेगा, समझ जाना कि पहले वाले नाउन के साथ आप स्ट्रॉफ यस लगेगा। यदि इस नाउन में पहले से यश लगा हुआ है, यदि इस नाउन में पहले से यश लगा हुआ, तो केवल और केवल हमें अपोस्ट्रोफ से काम चलाना पड़ेगा, केवल और केवल अपोस्ट्रोफ से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, केवल और केवल अपोस्ट्रोफ से काम चलाना पड़ेगा। अब बताइए, चिल्ड्रेन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हॉलोवीन नाइट। हॉलोवीन नाइट मतलब वो जो अंधेरी रात होते हैं ना, पूरा दम डरावना वाला, उस दिन खास तौर पर बच्चे जो होते हैं भूतों की कहानी सुनने आनंद उठाते हैं, रूप उठाते हैं, सुनना पसंद करते हैं। बोलिए, यहाँ पर स्ट्रॉफ लग जाएगा, भूतों की कहानियां। आई हैव मेनी वर्क टू डू, करने के लिए बहुत सारे काम है। आई हैव मेनी वर्क टू डू, सेंटेंस देखिए इसमें क्या क्या आएगा। आई हैव मेनी वर्क टू डू, सेंटेंस को समझिए और देखिए। यह वर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए, वर्क अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जब होगा तो इसका अर्थ होता है कार्य, है ना। वर्क हमारा काउंटेबल नाउन के अर्थ में वर्क्स आएगा, प्लुरल नाउन आएगा, जिसका अर्थ होगा रचनाएं, विलियम शेक्सपियर की रचनाएं। वर्क हमारा मेन वर्ब का भी काम करता है, मुख्य क्रिया का भी काम करता है, कार्य करना, है ना। वर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन कार्य, वर्क्स आपका रचनाएं प्लुरल नाउन, वर्क आपका मेन वर्ब कार्य करना। मेनी के बाद प्लुरल नाउन आता है। एग्जामिनर आपको हमेशा मेनी के बाद ए आइन प्लस सिंगुलर नाउन लिख के देगा, आप घबराइएगा नहीं। आप ऐसे पूछेगा तब भी बनाना, ये पूछेगा तब भी बनाना। मच का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, मच का यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। लेकिन एक नियम होता है कि मच का यूज हम पॉजिटिव वाक्यों में प्राय नहीं करते, इसके स्थान पर हम अलॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ लगाते हैं, अलॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, तो यहाँ अलॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ वर्क लगा लो। देयर आर मेनी फील्ड्स, सो मेनी फील्ड्स ऑल अराउंड द प्लेस। एग्जामिनर बड़ा चतुर और चालाक होता है, उससे भी चालाक हमें बरतना पड़ेगा। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कि मेनी के बाद प्लुरल नाउन होनी चाहिए, मेनी के बाद प्लुरल नाउन होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि प्लुरल नाउन वही होगा जो काउंटेबल होगा, प्लुरल नाउन वही होगा जो काउंटेबल होगा। फिल्थ हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, फिल्थ हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, फिल्थ हमारा अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल में कभी यस यस लगता ही नहीं। क्लियर, फिल्थ हमारा अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यस यस लगता ही नहीं। क्लियर हो गया। अब फिल्थ हमारा जब अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के साथ यस यस नहीं रहेगा, तब तो कन्फर्म है कि मेनी नहीं बल्कि मच आना चाहिए, मच आना चाहिए। शो लगा हुआ, शो लगा दो। देयर हेयर से बाग शुरू रहे तो कन्फर्म है कि पीछे वाले नाउन पर डिपेंड करेगा, अब तो ईज हो जाएगा, यानी पूरे सिस्टम चेंज हो गया। फाइनल आंसर ये आएगा, लेकिन देयर इज शो में शो मच फिल्थ हो जाएगा। फिर से समझ लो, मेनी के बाद प्लुरल नाउन होता है, एग्जामिनर जानबूझकर फिल्थ लगा दिया, लेकिन फिल्थ हमारा एक अनकाउंटेबल है। फिल्थ माने गंदगी होते हैं, गंदगी, कूड़ा करकट,
ये अनकाउंटेबल है, जब अनकाउंटेबल है तो यस हटा देंगे, यस हटेगा, अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के लिए मच आता है। देयर हेयर से बात शुरू रहे तो पीछे वाले नाउन पर डिपेंड करता है, इसलिए देयर इज सो मच। अब सवाल उठेगा कि सर आप अभी बता रहे थे ना कि मच का यूज प्राय पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता। जी हाँ, आपने सही सुना कि मच का यूज प्राय पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता है, लेकिन यदि पॉजिटिव वाक्यों में इसे प्रयोग करना रहे तो लगाते हैं सो मच, टू मच, टू मच या हाउ मच, या हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसको रिमूव करके हम लॉट ऑफ लगाते हैं, या इसके स्थान पर लॉट्स ऑफ लगाते हैं। बात समझिए, प्राय पॉजिटिव वाक्यों में मच का इस्तेमाल नहीं होता है। यदि मच का यूज आपको करना रहे तो मच के पहले सो लगाइए, मच के पहले टू लगाइए, या मच के पहले हाउ लगाइए, तब पॉजिटिव में सही होगा। या फिर मच को रिमूव करके लॉट ऑफ लगाइए, या फिर लॉट्स ऑफ लगाइए। A senior doctor expressed concern about physicians recommended the vaccine. A senior doctor, जो सीनियर डॉक्टर होते हैं, सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न, सीनियर डॉक्टर जो होते हैं कंसर्न व्यक्त किया, चिंता जाहिर किया, है ना। जो सीनियर डॉक्टर होते हैं, सीनियर डॉक्टर चिंता जाहिर किया, एक्सप्रेस कंसर्न होता है चिंता, चिंता जाहिर करना मतलब उसे चिंता लगा भाई, एक्सप्रेस कंसर्न उसे को बोलते हैं, चिंता जाहिर किया अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन। वैक्सीन, वैक्सीन के पहले आर्टिकल नहीं आता है, वैक्सीन के पहले भी आर्टिकल नहीं आता। एक क्वेश्चन आया था फूड के पहले आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि फूड के पहले आर्टिकल नहीं, फूड मतलब मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता, या वैक्सीन के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं? देखिए आर्टिकल हम तभी लगाते हैं ना, द आर्टिकल, जहां पहले से हमें उसके बारे में जानकारी हो, जान पहचान का हो, वहां हम आर्टिकल द लगाते हैं, ऐसे नहीं लगा सकते। तो यही करा कि सीनियर डॉक्टर जो है, जो सीनियर डॉक्टर था वो चिंता जाहिर किया, एक्सप्रेस्ड कंसर्न, उसे उन्होंने चिंता जाहिर किया अबाउट, कंसर्न अबाउट होते, कंसर्न अबाउट किसी के बारे में चिंता व्यक्त करना। फिजिशियंस रिकमेंडेड वैक्सीन, वैक्सीन का रिकमेंडेड किए गए, वैक्सीन के लिए जो रिकमेंडेड किया गया फिजिशियन के लेकर, फिजिशियन के बारे में चिंता जाहिर किया। तो वही सेंटेंस यहाँ कह रहा, नाउन प्लस V3 प्लस नाउन पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल हमेशा पैसिव वॉइस का काम करता है। यहाँ लिखेंगे नोट करके कि वैक्सीन के पहले द का प्रयोग नहीं होते। अ ग्रेट मैनी, यहाँ देखिए एग्जामिनर कितना चतुर है। अभी अभी हम पढ़ा रहे थे आपको मैनी के बारे में, तो मैनी के बाद प्लूरल नाउन आएगा। चलिए भाई ठीक है, ठीक उसका बाद अगला विकल्प आपको पढ़ा है कि मैनी के बाद ए या आइन लगा दो, सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। फिर आपका एग्जाम्पल आ गया अ ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी आ गया, या गुड मैनी, या गुड मैनी, दोनों सवाल आ जाएगा एग्जाम में। कभी कभी ऑफ रहेगा, कभी कभी ऑफ नहीं भी रहेगा, इसका परवाह मत करना, ऑफ रहे या ना रहे इसकी परवाह मत करना। अ ग्रेट मैनी या गुड मैनी के बाद नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल फॉर्म में नाउन आएगा। अब आएगा टेंशन आया वर्ब का, सर वर्ब का टेंशन है कि वर्ब कैसा आएगा, तो मैनी के बाद प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब लेगा, मैनी ए आइन के बाद सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब लेगा। अ ग्रेट मैनी या गुड मैनी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेगा। ये नंबर ऑफ का साइनो आता है, ए ग्रेट मैनी ऑफ या गुड मैनी ऑफ जो है नंबर ऑफ का साइनो आता है, नंबर ऑफ का सिनोनिम होता है, बराबर इक्विवेलेंट होता है, नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ, या लार्ज ऊपर लिख देते हैं, नीचे आप लोग को हो सके दिक्कत हो देखने में, या लार्ज नंबर ऑफ, या नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट मैनी ऑफ या गुड मैनी ऑफ, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब।
आप आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, बन जाएगा भी, नोट भी कर लेंगे। ग्रेट मैनी स्टूडेंट नहीं बल्कि स्टूडेंट्स होनी चाहिए। वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 crore प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। वी आर गोइंग टू लॉन्च, हम शुरुआत करेंगे, लॉन्च करेंगे दिस 3 crore प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों के भीतर 3 करोड़ की प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। देखिए नियम कहता है नंबर और नाउन, नियम यही कहता है कि नंबर और नाउन जहां जहां हाइफन से जुड़ा रहे, नंबर और नाउन को जब भी हम हाइफन से जोड़ेंगे इसको हम हाइफन बोलेंगे। नंबर और नाउन को जब भी हम हाइफन से जोड़ेंगे तो सदैव ये नाउन सिंगुलर होता है, हमेशा नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है, सिंगुलर नाउन आएगा, सदैव सिंगुलर आएगा। तो नंबर और नाउन को जब भी आप हाइफन से जोड़ेगा तो सिंगुलर आएगा, यानी 3 करोड़ से नहीं बल्कि 3 करोड़, यस हटा देंगे हम, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। आई हैव टू गो टू शॉप दिस वीकेंड इफ द वेदर परमिट्स, यदि मौसम अच्छा रहा, यदि मौसम अच्छा रहा तो सप्ताह भर शॉपिंग करने जाएंगे, सप्ताह भर शॉपिंग करेंगे दिस वीकेंड। देखिए क्या आएगा, द वेदर परमिट्स, आई हैव टू गो टू शॉपिंग। यहाँ देखिए मिस प्रिंटिंग है, गलती यहाँ ये नंबर में आएगा। क्या इसका नियम चलता, सीख लेते पहले। चलता है गो, गो शॉपिंग, गो शॉपिंग, या गो फॉर ए शॉप, या गो फॉर ए शॉप, है ना, या फिर बोलते गो वॉकिंग, या गो फॉर ए वॉक, गो फॉर ए वॉक, है ना। ये इस तरह से प्रयोग करते हैं हम लोग। गो क्रिया के बाद या तो V4 आएगा या 4 लगा के आर्टिकल लगा दो उसमें, इस तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ आंसर सुधारना है, हैज टू हैव टू नहीं आएगा, यहाँ आएगा आई एम गोइंग टू, गोइंग शॉपिंग, गोइंग शॉपिंग, या फिर यूज करिए आई एम गोइंग फॉर ए शॉप, फॉर ए शॉप। दोनों में से जो इच्छा करना है यूज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, जो इच्छा लगे दोनों में आपको यूज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। आई एम गोइंग फॉर ए शॉप या आई एम गोइंग शॉपिंग। हैज टू हैव टू नहीं आएगा, हैज टू हैव टू तो होता है वो कंपल्सन शो करता है, हैज टू या जो हैव टू आता है वो कंपल्सन शो करता है, बाध्यता शो करता है। ये प्लस V1 कंपल्सन शो करता है मतलब बाध्यता शो करता है। हैज टू या हैव टू या ये जो आता है कंपल्सन मतलब बाध्यता शो करता है, करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ये सब कहलाएगा। द लायर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ, वर्थ के वर्थ एडजेक्टिव है, वर्थ आपका एडजेक्टिव है जिसके बाद इन्फिनेटिव नहीं V4 आता है, टेकिंग आएगा। लायर ने कहा, लायर ने पूछा कि क्या कोर्ट में इस केस को लाने लायक है, कोर्ट में इस केस को लाने लायक है। ये किसने पूछा, वकील ने पूछा। आंसर आएगा वर्थ के बाद V4 आता, वर्थ के बाद V4 आएगा, V4 आएगा। आफ्टर ये आर्टिकल है, ये क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल के साथ हमें नाउन चाहिए, इन्वेस्टिगेशन आपका नाउन है, इन्वेस्टिगेशन आपका नाउन है। नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव होना चाहिए, नाउन से पहले एडजेक्टिव होना चाहिए, यानी केयरफुल्ली नहीं भाई, केयरफुल होना चाहिए, यानी यल वाई को हटाइए। आफ्टर ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, बारीकी से जांच पड़ताल के पश्चात, बारीकी से जांच पड़ताल करने के पश्चात वे डिस्कवर्ड, हमने खोज किया कि द हाउस वाज इन्फेस्टेड विथ टर्माइट्स। इन्फेस्टेड विथ मतलब हुआ भरा पड़ा होना, भरा हुआ, इन्फेस्टेड विथ टर्माइट्स में होता है दीमक। करे आफ्टर ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, कॉमा लगा दो, बारीकी से जांच करने के पश्चात वी डिस्कवर्ड, हमें ये पता चला कि घर
दीमकों से भरा पड़ा था। इन्फेस्टेड विथ माने होते भरा होना, इन्फेस्टेड विथ भरा होना। टर्माइट्स माने होता है दीमक। द क्यूरेटर टोल्ड अस, क्यूरेटर मतलब होते हैं संग्रहालय का रखने देखभाल करने वाला, संग्रहालय अध्यक्ष को कहते हैं क्यूरेटर। क्यूरेटर ने हम सबको बताया, हम सबसे कहा कि द म्यूजियम वाज नॉट ओपन टू द पब्लिक ऑन संडे। संडे को पब्लिक के लिए म्यूजियम वो नहीं ओपन होते हैं, नहीं ओपन रहते हैं। अब बताइए इसमें क्या बना दें। क्यूरेटर ने हम सबसे कहा, तो एक सेंटेंस एक हो गया, क्यूरेटर टोल्ड अस। अगला सेंटेंस यहाँ से यहाँ दिख रहा है, आपको दिख रहा है, आदि गौर से इस सेंटेंस को देखिएगा तो आपको नरेशन नजर आएगा। सेंटेंस को आप गौर से देखिए तो आपको नरेशन नजर आएगा। जब नरेशन आप बनाते होंगे तो दोनों सेंटेंस के बीच में एक कंजक्शन आता है, तो यहाँ डैट कंजक्शन लगाइए, डैट कंजक्शन, यानी आंसर बी सुधारिए। उसके अलावा गलती है, शॉप दुकान, बैंक बैंक, बिजनेस बिजनेस, ये सभी के लिए हम ओपन क्रिया का यूज करते हैं, इज ओपन का यूज करते हैं, इज ओपन, ये इसका यूज करते हैं। जैसे देखिए ओपन माने हुआ खोलना, वर्ब हुआ, सही बात है, लेकिन ओपन अपने आप में एडजेक्टिव भी है। ओपन अपने आप में एडजेक्टिव का भी काम करता है। ओपन आपका मेन वर्ब है, बिल्कुल सही है। ताला खोलना, चाबी खोलना, बक्सा खोलना, ये ओपन का यूज होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ हम शॉप के लिए, बैंक के लिए, बिजनेस के लिए ये ओपन का यूज, ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है। ये इज ओपन, खुला हुआ है। द म्यूजियम वाज नॉट ओपन नहीं आएगा, यहाँ केवल हम ओपन का यूज करेंगे, एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, बी फॉर्मेट के बाद एडजेक्टिव आता है, वाज यानी बी फॉर्मेट, बी फॉर्मेट के बाद एडजेक्टिव आता है। ओपन यानी बल्कि ओपन आएगा, ओपन आएगा, ओपन, एज ओपन हो जाएगा।